लोग अक्सर पूछते हैं कि मैं नेचुरल कंसेप्शन के लिए ट्राई करूं या आईवीएफ के लिए। कई बार ये डिसीजन हमारे लिए लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि नेचुरल कंसेप्शन आपके लिए है या आईवीएफ। अब मैं क्या करूं? एज बढ़ गई, 35 प्लस हो गए, तो क्या नेचुरल कंसेप्शन छोड़ दूं, आईवीएफ पे चली जाऊं? अगर आईवीएफ फेलियर्स हैं तो क्या मैं नेचुरली कंसीव कर सकती हूँ? नेचुरल कंसीव नहीं हो रहा, एज भी ज़्यादा है, सो आईवीएफ इज़ द ओनली ऑप्शन। बहुत सारे सवाल लोग हमसे पूछते हैं और आप भी कहीं ना कहीं सोचते हैं कि अब क्या करूं, बहुत टाइम निकल गया, आईवीएफ और नेचुरल कंसेप्शन। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। मैं आपको 2 होप स्टोरीज बताऊंगी, एक आईवीएफ की और एक नेचुरल कंसेप्शन की। जब वीना और प्रदीप फर्टिलिटी दोस्त से जुड़े तब उनके 3 आईवीएफ फेल हो चुके थे। वीना 35 की थी, प्रदीप 37 का, और वो बैंगलोर में थे। 3 आईवीएफ फेल होने के बाद वीना एक दिन गूगल रिसर्च कर रही थी। ऐसे ही रिसर्च में हमारी वेबसाइट उनके सामने फ्लैश हुई। उसने हमारी वेबसाइट चेक की, हमारे सारे सोशल मीडिया लिंक चेक किए, हमारा ऑफिशियल नंबर भी नोट किया, बट वो हमें कॉल नहीं कर पाई। प्रेगनेंसी लॉसेस थे, एक डिप्रेशन था, तो उसे लगा पता नहीं लोग मुझे कितना समझ पाएंगे। कुछ दिन बाद उसने हमारा नंबर प्रदीप के साथ शेयर किया और प्रदीप का हमें कॉल आया, और ऐसे फर्टिलिटी दोस्त वीना और प्रदीप की दोस्ती शुरू हुई मार्च 2023 में। वीना ने अपने रिपोर्ट्स शेयर किए, उसमें एक बहुत अजीब बात थी, एएनए। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा एएमएच के बारे में। हम लोग ये भी बोलते हैं कि एएमएच अच्छा है तो प्रेगनेंसी फर्टिलिटी इक्वेशन बहुत अच्छी है, पर आप में से कितने लोग जानते हैं कि एएनए भी एक ऐसी चीज़ है जो हमारी प्रेगनेंसी को ख़राब कर सकती है। एएनए का फुल फॉर्म है एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़। अगर ये लेवल किसी फीमेल में रेज्ड है तो उसका प्रेग्नेंट होना थोड़ा मुश्किल है, पर ऐसा नहीं है कि हम इस लेवल पे काम नहीं कर सकते, हम ज़रूर कर सकते हैं। जब हमारे एक्सपर्ट्स ने उनके रिपोर्ट्स चेक किए तो ये चीज़ पिन पॉइंट हुई, और देखिए हैरानी की बात, उनके फर्टिलिटी डॉक्टर ने कभी उन्हें बोला ही नहीं कि आपके एएनए लेवल्स रेज्ड हैं, चलिए इस पे काम करते हैं। सो फर्टिलिटी दोस्त के एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स ने काम शुरू किया। हमारे पास कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट इश्यूज थे जिनको हमें एड्रेस करना बहुत ज़रूरी था। रेज्ड एएनए लेवल्स थे, वीना के पीरियड्स में इश्यूज था, बहुत पेनफुल पीरियड्स थे, क्लॉट्स भी था। तीसरी चीज़ उनका इशू विद एलर्जी। कुछ महीनों बाद वीना और प्रदीप ने यूएस शिफ्ट करना था, अभी वो बैंगलोर में थे, और वीना को डर था कि कहीं उसका यही एलर्जिक इश्यूज, जिसको हम हे फीवर भी बोलते हैं, एग्रीवेट ना हो जाए। हमारे पास उनके ट्रैवल बैक करने से पहले 3 महीने थे। उनका लास्ट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र फेल हुआ था फेब 2023 में। तो हमें ज़रूरत थी उनके एएनए पे काम करने की, एप्ला कंडीशंस एंड प्लस ऑटो इम्यून एलर्जिक इश्यूज़। हमारे फर्टिलिटी दोस्त के एक्सपर्ट्स ने अपना काम शुरू किया विद इन 2 months, और वी कैन से दैट आफ्टर 40 to 60 days हमें इम्प्रूवमेंट दिखा। उसके पेनफुल पीरियड्स में बहुत फ़र्क था। ड्यूरिंग पीरियड्स जो क्लॉट इश्यूज़ थे वो भी काफ़ी हद तक कम हो गए। लेकिन अब चैलेंज अलग था, उनको यूएस जाना था। टाइम डिफरेंस, ईटिंग हैबिट्स, एनवायरनमेंट, बहुत सब कुछ चेंज होने वाला था। बट हमने सोचा चलिए अब फिर एक और नई जर्नी शुरू करते हैं यूएस से तैयारी की। यहाँ अगर हम बात करें तो प्रदीप की रिपोर्ट्स में भी इश्यूज थे, मोटिलिटी प्रॉब्लम था। हमने सबसे पहले काम किया रूट कॉज पर। वो कहते हैं ना, अगर जड़ें मजबूत होगी तभी पेड़ हरा भरा रहेगा, तो यहाँ पे रूट कॉज था मेटाबॉलिक इश्यूज। हमने आयुर्वेदा के थ्रू, डाइट के थ्रू काम किया मेटाबॉलिज्म को ठीक करने के लिए। बीएमआई ठीक की, कॉन्स्टिपेशन इश्यूज, डाइजेस्टिव इश्यूज, सब पे काम किया। योगा मेडिटेशन ने हेल्प किया वीना को काम रखने में, उसके थॉट प्रोसेस पे काम करने में, और अगेन ग्रीफ काउंसलिंग सेशंस, ये बहुत काम करते हैं जब आप आईवीएफ फेलियर के बाद एक नई जर्नी शुरू करते हैं। बिकॉज
कभी भी सोचिए आप कि आपके पास 3 फेलियर्स हैं, आप नई जर्नी शुरू कर रहे हैं, तो एक डर, एक फियर आपके अंदर हमेशा रहता है। क्या होगा अगर ये भी फेल हो गया? व्हाट नेक्स्ट? दो उनके 4 एम्ब्रियोज फ्रोजन थे, बट देन ऑल्सो एक फियर फैक्टर तब भी था मन में। फर्टिलिटी दोस्त के फर्टिलिटी कोचेस ने यहाँ पे बहुत हेल्प की वीना और प्रदीप को मोटिवेट करने के लिए। यूएस शिफ्ट होने के बाद टाइम जोन डिफरेंस था, ईटिंग हैबिट्स भी फ़र्क थी। हमें डाइट उनके हिसाब से प्लान करनी पड़ी। बहुत सारे फूड आइटम्स ऐसे थे जो इंडिया में तो अवेलेबल थे लेकिन यूएस में नहीं। सो हमारे एक्सपर्ट्स को पूरी डाइट को चेंज करके इंडियन और यूएस मिक्स में लाना पड़ा। सीजनल वेजिटेबल्स अलग थी, सीजनल फ्रूट्स अलग थे, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज भी अलग थे। टाइम जोन के डिफरेंस की वजह से वीना ने कुछ दिनों तक अपने योगा मेडिटेशन सेशन ज़रूर मिस किए, बट हम उनके पीछे लगे रहे। एज ए टीचर, एज ए प्रिंसिपल हम उनको पुश करते रहे कि आपको ये सब करना है। और कुछ टाइम निकला और वीना ने हमें बताया कि अब उनके डॉक्टर नवंबर में प्लान कर रहे हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का। नवंबर आया, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ और वही जिसका हम सब वेट करते हैं, पॉजिटिव रिपोर्ट, पॉजिटिव प्रेगनेंसी रिपोर्ट। मुझे याद है जिस दिन वीना का कॉल आया उस दिन संडे था एंड आई वाज आउट विद माय फैमिली। वीना का फ़ोन उठाते हुए एक डर भी था, कहीं वो फिर से तो नहीं ये बोलेगी कि क्या करूं, नेगेटिव आ गया। बट जैसे ही उसने बोला हाय पूर्णिमा जी, आई एम सो हैप्पी, मुझे समझ आ गया कि पॉजिटिव ही है। बहुत अच्छा लगा कि उन लोगों के साथ इतनी देर तक हमने काम किया, उन्होंने हम पर ट्रस्ट किया और सारी चीज़ें सक्सेस हुई। आज वो अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर और अब वो हमारे साथ हमारे प्रेगनेंसी केयर प्रोग्राम में भी है। जर्नी लंबी थी, मार्च से लेकर दिसंबर तक, पर ना उन्होंने हिम्मत छोड़ी ना हमने उम्मीद छोड़ी। अगर आपको लगता है कि आईवीएफ सक्सेस कैसे होगा तो हमारे पास आइए, हम बताएंगे कैसे सक्सेस होगा। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, ये सच में एक ऐसा वर्ड है जो हमें बहुत डराता है, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन शायद आपके डॉक्टर के पास भी नहीं और शायद हमारे पास भी नहीं। ऐसे केसेस में आप कंफ्यूज हो जाते हैं, एज बढ़ रही है, नेचुरल कंसेप्शन के लिए ट्राई करूं या आईवीएफ के लिए जाऊं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि हिडन फैक्टर्स ज़रूर होते हैं, बट हम और आप उसको समझ नहीं पाते। हो सकता है आपके शॉर्ट पीरियड साइकिल हो सकता है ओवुलेशन का इश्यूज़ हो सकता है स्कैंटी फ्लो का इशू हो, या आप ओवुलेशन ट्रैक ही नहीं कर पा रहे। मेल फैक्टर भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहता है, बट अगेन दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड अनएक्सप्लेन। तो अगली हमारी सक्सेस स्टोरी है अनएक्सप्लेन से रिलेटेड। एज ज़्यादा हो गई, 37, 38। दो लोगों की कहानी जिन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि जब हम प्रेगनेंसी प्लान करेंगे तो इतनी सिचुएशन खराब हो जाएगी। कीर्ति और विकास की जर्नी बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी। उन्होंने सोचा नहीं था कि एज बढ़ने के साथ फैमिली प्लान करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कीर्ति की एज 37, विकास की 38। शादी को 10 साल हो गए, कभी सोचा ही नहीं कि फैमिली प्लान कर लें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी। आपको जॉब में सेटल होना था, आपके कुछ कमिटमेंट्स थे, और जब ये टाइम आया ट्राई करते रहे और कुछ नहीं हुआ, और डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने सिंपल बोला अनएक्सप्लेन्ड, अब क्या करें। एक दिन कीर्ति यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर रही थी आईवीएफ से रिलेटेड, क्योंकि डॉक्टर ने कहा अनएक्सप्लेन्ड है एंड आईवीएफ इज़ द बेस्ट ऑप्शन। यूट्यूब पे सर्च करते हुए उसके पास फर्टिलिटी दोस्त की होप स्टोरीज़ का वीडियो फ्लैश हुआ, जो कि मेरी खुद की रियल स्टोरी का वीडियो था। उस वीडियो को देखने के बाद उसने वहाँ पे नंबर नोट किया और मुझे कॉल किया, एंड इन द कॉल शी वॉज लाइक कि अरे आप वही पूर्णिमा हैं। मैंने कहा हाँ वही पूर्णिमा है। अब शुरू हो गया हमारा उनका बात करने का सिलसिला। दोस्ती तो होनी ही थी, क्योंकि उसके बहुत सारे इश्यूज थे और सब बातों का समाधान हमारे पास था। किया तो पता चला ये केस ही लाइफस्टाइल मिसमैनेजमेंट का था। आईटी प्रोफेशनल्स, लेट नाइट्स, फ्राइडे नाइट पार्टी, सैटरडे उठने का मूड नहीं है,
और उस पे डॉक्टर रोज़ बोलते थे ट्राई कीजिए तभी कंसेप्शन होगा। यहाँ मन ही नहीं कर रहा, टाइम ही नहीं है, ऑफिस का स्ट्रेस इतना है, आपको कुछ टाइमलाइंस कंप्लीट करनी है, तो वो ट्रायल कैसे होगा? नहीं होगा। सैटरडे संडे बस यही सोचते निकल जाता था कि अब मंडे को क्या होगा। जब पीरियड्स आते थे तब वो एक बहुत लो फेज था, ऐसे लगता था फिर वही रिजल्ट कैसे करेंगे। और जब आईवीएफ के बारे में सोचते थे तो आईवीएफ की जर्नी इज़ नॉट ईजी। ये दिमाग में लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे सवाल आते हैं। आप मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देखिएगा जहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि आईवीएफ की तैयारी कैसे करें। अब प्रॉब्लम कीर्ति के साथ ये थी कि उसको अपने ऑफिस के साथ अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करने थे। सबसे पहले क्या करना था? फूड हैबिट्स इम्प्रूव करनी थी, क्योंकि आपका सब कुछ इतना मिसमैनेज था। तो कभी आप ब्रेकफास्ट मिस करते थे, कभी आप लंच, रात को खाना नहीं बना तो कोई बात नहीं, ज़ोमैटो है, स्विगी है, चल जाएगा। अगर एक बर्गर भी हाथ में उठाते खाते खाते निकल जाएंगे, टाइम बचेगा। ये सब चीज़ें बदलनी बहुत मुश्किल थी उन दोनों के लिए, लेकिन कुछ तो करना ज़रूरी था। हमारे फर्टिलिटी डाइट एक्सपर्ट ने उन्हें कुछ इजी पॉइंटर्स दिए। ऐसा नहीं था कि आपको बहुत सारी फैंसी चीज़ें मार्केट से खरीदनी है, आपको बस खुद से बनाना है। अगर आपके पास मेड्स हैं तो आप उनसे बनवा सकते हैं, लेकिन बाज़ार का खाना नहीं खाना। सो दिस वॉज अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क फॉर बोथ ऑफ देम, लेकिन उन्होंने कोशिश की। नेक्स्ट चैलेंज था फर्टिलिटी योगा का। यहाँ तो हम 8 बजे उठते थे तैयार, और फर्टिलिटी असेसमेंट के दौरान मेरे डॉक्टर्स ने देखा कि मेटाबॉलिक इश्यूज तो विकास में भी थे। सो फाइनली वो दोनों जने तैयार हुए। आप सच में बिलीव नहीं करोगे कि कुछ दिन तक हम सुबह 6 बजे उनको कॉल करके उठाते थे और बोलते थे आइए 7 बजे का योगा कीजिए। सो इट वॉज क्वाइट फनी। बट हफ्ते 10 दिन बाद विकास का कॉल आया कि पूर्णिमा जी अब आप मत उठाइएगा, हम खुद से उठ जाएंगे। सो योगा रेगुलर शुरू हुआ, कुछ कभी कभी मिस होता था, बट दैट्स ओके। उनके लिए इमोशनल काउंसलिंग बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि जैसे जैसे दिन निकल रहे थे, महीने निकल रहे थे, सोसाइटी का, फैमिली का प्रेशर बढ़ता जा रहा था। और उसमें आपके फ्रेंड सर्कल में लोग कहने लगते हैं अरे तुम 37 हो गई, अब तो कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हारी तो एग क्वालिटी बहुत ख़राब हो चुकी है। आई डोंट अंडरस्टैंड लोग इतना गूगल क्यों करते हैं अगर उन्हें यही नहीं पता कि एग क्वालिटी क्या है, कैसे ठीक हो सकती है, क्या करना चाहिए। तो ये सब एकदम बर्डन लग रहा था कीर्ति को। एक दिन ठीक रहती थी वो, 4 दिन बाद उसको लगता था घर वालों ने कुछ कह दिया, बच्चा तो पैदा ही नहीं कर पा रही हो, फिर वापस वहीं पे। सो बहुत मेहनत की हम सब ने मिलके, कुछ डांटा, कुछ गुस्सा किया। चलो धीरे धीरे सब चीज़ें ट्रैक पे आई। अब सबसे डिफ़िकल्ट टास्क था सैटरडे रिव्यू कॉल्स का। वो बहुत मुश्किल था। फ्राइडे को लेट होते थे, यहाँ पार्टी थी या नेटफ्लिक्स चलता था। सैटरडे बहुत मुश्किल था, संडे उससे भी ज़्यादा मुश्किल था। तो हमने कहीं ना कहीं बीच में सेटलमेंट किया, और सैटरडेज़ को वी यूज़ टू कीप अ स्लॉट बुक फॉर देम। हम उन्हें कहते थे आप रहने दीजिए, हम बुक करेंगे, हम कॉल करेंगे। किसी तरह उनको सैटरडे को पकड़ के हम रिव्यू कॉल कराने लगे। धीरे धीरे जब अपनी बॉडी में उन दोनों ने चेंजेस देखे, तब उस टाइम पर उन्हें सच में विश्वास होने लगा कि हाँ कुछ तो सही हो रहा है। अब जून का महीना था, सो जून में एक कॉल आया और उस पर सिर्फ और सिर्फ यही था, मुझे लगता है मैं प्रेग्नेंट हूँ। आई वॉज लाइक अरे ऐसे कैसे हो गया? दिमाग में अभी भी हमारे वो अनएक्सप्लेन था। बट उसको हमने बोला कि आप टेस्ट करवाइए, लेट्स सी। टेस्ट हुआ, प्रेगनेंसी पॉजिटिव थी, एंड दे वर सो हैप्पी। उन्होंने पहली बार उस प्रेगनेंसी किट में 2 पिंक लाइंस देखी थी, एंड शी वॉज लाइक कि मैं इसकी फ़ोटो खींच के रखूँगी, अपनी पूरी ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा मेरे लिए ये मोमेंट है। बट यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ, कुछ दिनों बाद वो मिसकैरेज हो गया। हम भी समझ नहीं पाए, यहाँ ओवर एक्साइटमेंट थी, क्या था, बॉडी ने एक्सेप्ट नहीं किया, अगेन अनएक्सप्लेन। पर फर्टिलिटी दोस्त के डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स अब तक पूरे विश्वास से कह सकते थे कि प्रेगनेंसी तो ज़रूर होगी इसकी। खैर अब उसके बाद उसको वापस ट्रैक पे लाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि उसने योगा छोड़ दी, मेडिटेशन तक बंद कर दिया।
जो आयुर्वेदा सप्लीमेंट्स थे उसकी बॉटल्स भी साइड में पड़ी रहने लगी। विकास ने बात की कि अब क्या किया जाए इसके साथ। अब शुरू हुआ ग्रीफ काउंसलिंग का पार्ट एंड बिलीव मी दोस्तों, ये सच में बहुत ज़रूरी है। हम और आप अक्सर सोचते हैं कि एक पागल इंसान ही काउंसलर के पास जाता है, पर ऐसा नहीं है। अगर मुझे कुछ परेशानी है, कुछ डाउट्स हैं मेरे मन में और मुझे लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर पा रही, तो प्लीज़ काउंसलर से ज़रूर कनेक्ट कीजिए। काउंसलर को आप अपना दोस्त समझिए। आप पागल नहीं हैं और ना वो काउंसलर पागलों का डॉक्टर है। ग्रीफ काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए जिनके सामने बहुत सारे फेलियर्स हैं, चाहे वो नेचुरल कंसेप्शन है या आईवीएफ, और हर महीने पीरियड स्टेट पे पीरियड्स आ जाना, ये भी एक तरह का बहुत बड़ा स्ट्रेस है। ग्रीफ काउंसलिंग से थोड़ा सा सेटलमेंट हुआ और उन दोनों ने डिसाइड किया कि अब हम फिर से शुरू करते हैं। तैयारी तो करनी ही थी क्योंकि बीच में ब्रेक आया था। फिर शुरू हुआ रिव्यू कॉल्स, मेडिटेशन, योगा, काउंसलिंग। मेडिसिन नहीं लेनी, टाइम नहीं मिला, डाइट पे फोकस, पर ये सब ट्रैक पे आ गया। आई थिंक मोर देन 15-20 डेज एंड ऑल सब बढ़िया चला। फिर दोबारा से एक फ़ोन कॉल और अब उस फ़ोन कॉल पे हंसती हुई आवाज़, मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ। हमें डर था कहीं 10 दिन बाद फिर कुछ ना हो जाए। वी टोल्ड देम कि प्लीज़ आप थोड़ा इजी लीजिए। रिपोर्ट आई, हमने बोला कि आप ब्लड टेस्ट दोबारा करवाइए एटलीस्ट आफ्टर 48 आवर्स, बिकॉज़ हम चाहते थे ये देखना, ये एश्योरेंस हमें चाहिए थी कि क्या ये सच में कंसेप्शन अचीव हो गया कि नहीं। 48 आवर्स के बाद लेवल्स फिर इंक्रीज़ हो गए। उसके बाद भी वी वर लाइक के नहीं, अभी भी नहीं। फिर हमने उनको अल्ट्रासाउंड के लिए बोला। जब स्कैन हुआ, हार्ट बीट सुनाई थी, बाप रे, दैट वाज द डे फॉर अस। हम लोग बहुत खुश थे कि चलो ये ऐसे हुआ। और अब इस टाइम पे वो हमारे प्रेगनेंसी केयर में हमारे साथ है। हर हफ्ते रिव्यू कॉल पे भी आती है, कभी मिस नहीं करती, और अगर उससे मिस हो जाए तो उसकी रिव्यू कॉल उसके डियर हस्बैंड बुक करते हैं। तो देखा दोस्तों आपने कि 35 प्लस होने पे भी नेचुरल कंसेप्शन पॉसिबल है, और 3 फेल्ड आईवीएफ होने के बाद भी सेल्फ साइकिल कंसेप्शन पॉसिबल है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं 3 मेन फैक्टर्स पे: आपका लाइफस्टाइल, आपका इमोशनल बैलेंस और आपके मेडिकल इश्यूज। इन तीनों चीज़ों का तालमेल सही बैठना बहुत ज़रूरी है। फिर चाहे आईवीएफ हो, चाहे नेचुरल कंसेप्शन हो, आपको प्रेगनेंसी ज़रूर मिलेगी। और अगर अभी भी आपको लगता है कुछ कन्फ्यूजन है तो हमसे जुड़िए। फर्टिलिटी दोस्त के एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स आपके फर्टिलिटी को मेजर करेंगे थ्रू डिफरेंट फर्टिलिटी टूल्स, और हम आपके लिए तैयार करेंगे एक इंडिविजुअल फर्टिलिटी प्लानर। तो नीचे दिए गए नंबर पे हमें ज़रूर कॉल कीजिए, एक कंसल्टेशन बुक कीजिए और जानिए अपने फर्टिलिटी इक्वेशंस के बारे में। और हाँ, ये पूछना मत भूलिएगा हमसे कि आईवीएफ है मेरे लिए या नेचुरल कंसेप्शन है।